एबीपी गंगा आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जालौन में डिप्टी सीएम केशव मौर्य के बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। पीताम्बरा पीठ के दर्शन करने जा रहे थे योगेश मौर्य। कालपी थाना क्षेत्र में इस दौरान उनका एक्सीडेंट हुआ है। देखिए कुछ तस्वीरें भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पीताम्बरा पीठ के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, इसी दौरान ये हादसा हुआ है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। पीताम्बरा पीठ के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, इसी दौरान ये एक्सीडेंट हुआ। ये कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं एक्सीडेंट के दौरान। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। कालपी थाना क्षेत्र में ये एक्सीडेंट हुआ है। प्रवीण हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। प्रवीण, केशव प्रसाद मौर्य के बेटे ठीक हैं, कैसी उनकी स्थिति है अभी? मुझे नहीं बताना चाहेंगे कि केशव प्रसाद मौर्य जी के लड़के जो है योगेश पीताम्बरा पीठ दतिया से दर्शन करके लौट रहे थे कि अचानक फॉर्च्यूनर गाड़ी अनियंत्रित ट्रैक्टर से टकरा गई। तो जो केशव प्रसाद जी के लड़के हैं वो तो बाल बाल बच गए हैं, लेकिन इस समय वहाँ पे पुलिस बल मौजूद है और जो है जिला अस्पताल में उनका जो है प्राइमरी उपचार चल रहा है। जी गुंजन जी, कैसे हुआ यह हादसा, इसकी कोई जानकारी? बताया जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य लड़के योगेश मौर्य जी यहाँ से जा रहे थे तो कालपी थाना क्षेत्र में एक ट्रैक्टर किसी पे अनियंत्रित हो गया और जो फॉर्च्यूनर केशव प्रसाद मौर्य जी के लड़के की फॉर्च्यूनर थी वो सीधा उस ट्रैक्टर की ट्रॉली में टकरा गई, जिसके कारण फॉर्च्यूनर के फरकच्चे उड़ गए। और ये जो देखा जाए तो जो ट्रैक्टर का चालक की सारी लापरवाही मानी जा रही है और जो ट्रैक्टर के चालक था वो इस समय ट्रैक्टर चालक है वो फरार है और जो केशव प्रसाद मौर्य के लड़के वो सुरक्षित हैं, लेकिन प्राइमरी उपचार चल रहा है। जी गुंजन, ठीक है। तो प्रवीण, फॉर्च्यूनर में क्या कोई और भी मौजूद था और पुलिस अभी तक क्या कर रही है ट्रैक्टर चालक को पकड़ने के लिए? ये पुलिस जो है ट्रैक्टर था उस पर नंबर न होने के कारण उसको पहचान करने की कोशिश कर रही है ट्रैक्टर कहाँ का था। और पुलिस जानकारी होते ही बता रहे हैं कि गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन जो फॉर्च्यूनर में जितने लोग थे वो सभी सुरक्षित हैं। कुछ जो है किसी को मामूली चोट आई है, लेकिन जो ड्राइवर सुना जा रहा मामूली चोट आई है, लेकिन बड़ा हादसा कुछ नहीं हुआ, कोई जनहानि नहीं हुई। जी गुंजन जी, ठीक है, शुक्रिया प्रवीण जानकारी के लिए आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवपाल यादव को बुलाने पर समाजवादी पार्टी ने सफाई दी है। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल का कहना है कि आज की बैठक में सिर्फ सपा के विधायकों को ही बुलाया गया था। सहयोगी दलों की जो बैठक है वो 28 मार्च को होनी है। अभी समाजवादी पार्टी का विधायक हूँ और मैं सक्रिय सदस्य बन करके ही चुनाव लड़ा था और आज विधानमंडल दल की मीटिंग चल रही है और मुझे कोई सूचना नहीं, जबकि सभी विधायकों को सूचना दी गई है। तो जब मुझे कोई सूचना नहीं दी गई है तो मैं अभी बस इसलिए मैं बैठक में नहीं गया और अभी हम सीधे यहाँ से जा रहा हूँ इटावा। आज समाजवादी पार्टी, जो समाजवादी पार्टी के माननीय विधायक हैं उनको बुलाया गया था और 28 तारीख को जो हमारे सहयोगी दल हैं, भले ही वो साइकिल सिंबल से लड़े हों या हमारे छड़ी से लड़े हों या लिफाफा से लड़े हों या किसी और चुनाव चिन्ह से लड़े हों, उन सभी सहयोगी दलों की 28 तारीख को बैठक बुलाई गई है और उसमें वो सभी लोग आएंगे। इधर भाजपा ने समाजवादी पार्टी में शुरू हुए मनमुटाव पर तंज कसा है। नवनियुक्त मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु का कहना है कि फेविकॉल के जोड़ स्थायी नहीं होते, कुछ लोग जबरन सत्ता पाने के लिए एक हुए थे। बीजेपी एक ऐसी पार्टी के रूप में जानी जाती है जो हमेशा अपने फैसलों से सबको चौंका देती है और एक बार फिर जब योगी 2 में मंत्रियों की शपथ हुई तो 5 ऐसे नाम थे जो ना विधानसभा से विधायक हैं ना विधान परिषद के सदस्य, यानी दोनों सदनों के सदस्य नहीं है। और दयाशंकर मिश्र दयालु ये भी उनमें से एक है। चुनाव परिणाम के बाद अखिलेश यादव, शिवपाल यादव फिर अलग होते नजर आ रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी विधायक मंडल दल की बैठक थी तो शिवपाल यादव को बुलाया नहीं गया, वो कह रहे हैं कि मुझको फ़ोन ही नहीं किया गया। देखिए, फेविकोल के जोड़ बहुत स्थायी नहीं होते। जबरन सत्ता पाने के लिए उन लोगों ने फिर से बिखरे हुए टूटे हुए लोग आपस में एकजुट हुए थे और जो ही वो आशा उनकी टूटी है, जो ही उनका वो जो ख्वाब था वो पूरा नहीं हुआ, तो एक बार फिर से वो टुकड़े टुकड़े फिर से बिखर जाएंगे। कैमरा जितन के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। सपा
अध्यक्ष अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष चुन लिए गए हैं। लखनऊ में सपा दफ्तर पर विधायकों की बैठक में अखिलेश यादव को विधायक दल और विधानमंडल दल का नेता चुना गया। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष का चेहरा अखिलेश यादव ही होंगे। इस बैठक में अखिलेश यादव की मौजूदगी में नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मोहर लगी है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़े और जीते, जिसके बाद उन्होंने आजमगढ़ के सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। तो विधायक दल की बैठक में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव को चुना गया है। करहल सीट से पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद उन्होंने जीत दर्ज की है। आज समाजवादी पार्टी, जो समाजवादी पार्टी के माननीय विधायक हैं, उनको बुलाया गया था और 28 तारीख को जो हमारे सहयोगी दल हैं, भले ही वो साइकिल सिंबल से लड़े हों या हमारे छड़ी से लड़े हों या लिफाफा से लड़े हों या किसी और चुनाव चिन्ह से लड़े हों, उन सभी सहयोगी दलों की 28 तारीख को बैठक बुलाई गई है और उसमें वो सभी लोग आएंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि कुछ कमियां तो रही हैं, नहीं तो वो सत्ता में होते। हालांकि अब वो विपक्ष में बैठेंगे और जो उनकी जिम्मेदारी होगी उससे वो निभाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि शायद जनता तक वो जो मैसेज पहुंचाना चाहते थे वो पहुंच नहीं पाया। अपने विधायकों के साथ बैठ रहे हैं, समीक्षा कर रहे होंगे। लगातार वक्त बीत चुका है, 10 मार्च को फैसला आया था, आज काफ़ी टाइम हो गया है। समीक्षा करने के बाद क्या नतीजा निकल के आ रहा है, कहाँ कमी रह गई? कमियां तो रही हैं, वरना हम लोग उस पार होते। लेकिन अब विपक्ष में बैठेंगे और जिम्मेदारी के साथ बैठेंगे और मेहनत करेंगे। कहीं ना कहीं जो हमारा मैसेजिंग था वो नहीं पहुंच पाया लास्ट माइल तक, और उसके कई कारण हैं। पहले 2 चरण में कैंपेनिंग बंद हो गई, रोक लग गई, प्रतिबंध लग गए थे हमारे लोगों पर, मीटिंग नहीं कर सकते, रोड शो नहीं हो सकते। तो उन परिस्थितियों में भी हमने अपना प्रचार शुरू किया, रथ के माध्यम से हम निकले, बहुत उत्साहित भी हुए कार्यकर्ता और नौजवान निकल के आया। अब हमें उन सबको एक सूत्र में पिरोने की ज़रूरत है, ताकि जिन लोगों ने हमारे पक्ष में मतदान किया है वो हमारे साथ खड़े रहें, हम उनके साथ खड़े रहें। जो लोग इस दायरे के बाहर रहे हैं, जो वोटर जिन्होंने वोट नहीं किया, खास फोकस हम उन पे करेंगे जिन्होंने इस चुनाव में मतदान नहीं दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई निराशा रही होगी, वो हम लोग उनका विश्वास नहीं जीत पाए, तो उन पे फोकस रहे। आपकी क्या भूमिका रहने जा रही है? आप लोग सदन में होंगे, बड़ी जिम्मेदारी है। और एक समय होता था कि जो मुख्यमंत्री होते थे वो विपक्ष वालों को पहले बुलाकर उनको काम देते थे, लेकिन अब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में ज़्यादा जो है तनाव सा दिख रहा है। फिर भी हम उम्मीद करेंगे कि बिना किसी पक्षपात के जिस क्षेत्र से हमारे विधायक जीत के आए हैं उनको ज़्यादा तरजीह सरकार दे, और हम पूरा दबाव बनाएंगे। पूरा प्रयास हमारे विधायकों का होगा, सबसे एक्टिव मेंबर हाउस में रहेंगे और सड़क पे भी अगर आना पड़े तो सड़क पे सबसे पहले हमारे विधायक आएंगे। सवाल ये कि प्रदेश उपाध्यक्ष का आपका जो इंसिडेंट हुआ उसको किस तरीके से देख रहे हैं और पार्टी में क्या सब कुछ ठीक है? देखिए, एक आध लोग होते हैं, कुछ फ्रस्ट्रेशन उनकी होगी, लेकिन भाषा शैली उनकी उचित नहीं थी और जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए, ना कि ठीकरा औरों पर फोड़ा जाए। और हमने संगठन भंग किया था इसी दृष्टि से कि नए लोगों को मौका दिया जाएगा। बाकी हम लोग संतुष्ट हैं, गठबंधन ने पूरा प्रयास किया, ईमानदारी से कार्यकर्ताओं ने कोशिश की, सीखेंगे कुछ और आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से कैमरामैन वीरेंद्र के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। चुनाव में जीत हासिल कर सरकार नहीं बना पाने का दर्द न केवल समाजवादी पार्टी के सहयोगी आरएलडी को है और जयंत चौधरी हार पर मंथन की बात कह रहे हैं, बल्कि उनसे पहले सपा के साथ विधानसभा चुनाव में ताल ठोकने वाले सुभा सपा के अध्यक्ष ओपी राजभर और महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य भी हार पर मंथन की बात कह चुके हैं। कि हर पार्टी, हर मोर्चा, हर गठबंधन प्रयास करता है कि हम सरकार बनावें। अब कहीं ना कहीं हमारी कोई कमी रह गई है, जैसा किसी मुहावरा है ना कि असफलता इस बात का द्योतक है कि सफलता के लिए प्रयास पूरे मन से हमने नहीं किया। कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी रह गई, हम जनता के बीच में अपने विचार को, अपनी सोच को हम उनके घर तक नहीं पहुंचा पाए, जिसकी वजह से हम उसको फिर अध्ययन करेंगे, विचार करेंगे, फिर हम उनके बीच में जाएंगे, हम अपनी बात को कहेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के द्वारा महान दल कैडर का, महान दल के समर्थकों को इस्तेमाल कम हुआ।
उस वोट पे फोकस समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को नहीं था कि ये वोट भी उन्हें मिल सकता है और ये भारतीय जनता पार्टी को नुकसान डबल का कर सकता है, और ये इस्तेमाल नहीं हुआ। अब उसके पीछे कौन सा कारण है? केवल ओवर कॉन्फिडेंस हुआ कि हम तो जीत रहे हैं, हमें ज़रूरत नहीं मेहनत करने की। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी मुझसे मिलते थे, जो संपर्क में थे, सब में ओवर कॉन्फिडेंस था। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बसपा प्रमुख मायावती ने कल अहम बैठक बुलाई है। लखनऊ दफ्तर में बसपा की बैठक होनी है। पदाधिकारियों और चुनाव लड़े प्रत्याशियों को बैठक में बुलावा दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, बसपा प्रमुख मायावती ने कल एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। लखनऊ दफ्तर में ये बैठक होगी। पदाधिकारियों और चुनाव लड़े प्रत्याशियों को बैठक में बुलाया गया है। कल कई सारी चीजों पर मंथन होगा, हार पर मंथन हो सकता है। इसके साथ साथ बैठक में क्या कुछ रहेगा ये देखने वाली बात होगी। महत्वपूर्ण बैठक है, लखनऊ दफ्तर में बसपा की ये बैठक रहने वाली है। अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। अनुभव, बसपा की एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है, क्या जानकारी बैठक को लेकर? देखिए, बिल्कुल बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कल ये बैठक बुलाई और खासतौर पे जो पार्टी के पदाधिकारी हैं और जो लोग चुनाव लड़े थे उन सभी को बुलाया गया प्रदेश कार्यालय पर। और ईटी गंगा ने पहले कहा था कि जो नतीजा है उसके बाद बीएसपी संगठन में कुछ बड़े फेरबदल हो सकते हैं, कोऑर्डिनेटर की अदला बदली हो सकती है। इसके अलावा कुछ लोगों की जो जिम्मेदारी अभी दी गई है उनको उनके पद से हटाया जा सकता है, नए लोगों को वहां पर नियुक्त किया जा सकता है। इसीलिए ये बैठक मायावती ने बुलाई। एक तरीके से समीक्षा होगी कि अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन अगर बीएसपी ने कभी किया तो 2022 के विधानसभा चुनाव में किया। केवल एक सीट पर उन्हें संतोष करना पड़ा और वो सीट भी कही जा रही है कुछ व्यक्तिगत रूप से, चूंकि उमाशंकर सिंह रतला में रहते हैं इसलिए वो जीते हैं। तो जो स्थिति पार्टी की अब है, बहुत स्थिति खराब है। खुद मायावती को भी ये लग रहा है अब 2024 के लोकसभा के चुनाव होने हैं। अगर यही स्थिति रही तो पार्टी के अभी 10 सांसद हैं, आगे क्या स्थिति रहेगी? इन सारी चीजों को लेकर ये समीक्षा बैठक बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बुलाई है और हो सकता है कि कल इस बैठक के बाद तमाम बड़े परिवर्तन हमको बीएसपी में देखने को मिले। चलिए ठीक है, शुक्रिया अनुभव जानकारी के लिए आपका। वहीं सीएम योगी ने शपथ लेने के 24 घंटे के अंदर के राज्य के लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने फ्री राशन योजना को 3 महीने आगे के लिए बढ़ा दिया है। अब यूपी के लोगों को जून 2022 तक फ्री राशन का लाभ मिलता रहेगा। इस योजना के तहत कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो राशन मिलेगा। इसमें 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल शामिल है। वहीं अंत्योदय कार्ड धारक को 35 किलो राशन भी मिल रहा है, जिसमें 20 किलो गेहूं व 15 किलो चावल दिए जाते हैं। साथ ही नमक, तेल और दाल भी इसमें शामिल है। चुनाव खत्म होने के साथ ही इस योजना की समय सीमा बढ़ाने की उम्मीद थी और आज योगी कैबिनेट ने इस पर फैसला लिया है। क्योंकि ये योजना मार्च 2022 तक ही थी, इसलिए इस योजना को, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश की 15 करोड़ जनता को, अंत्योदय जो परिवार हैं उनको 35 करोड़ खाद्यान्न और पात्र गृहस्थी के जो परिवार हैं उन्हें पर यूनिट 5 किलो खाद्यान्न प्राप्त होता है। राज्य शासन ने इसके साथ ही प्रत्येक परिवार को 1 किलो दाल, 1 किलो रिफाइंड तेल, 1 किलो आयोडाइज्ड नमक यह भी अतिरिक्त उपलब्ध करवाया था। और इसके साथ ही अंत्योदय परिवारों को 1 किलो चीनी भी राज्य शासन ने अपने स्तर पर प्रदान किया था। यह योजना चूंकि मार्च 2022 तक ही थी, आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अगले 3 महीनों के लिए इस योजना को प्रदेश के सभी 15 करोड़ लोगों के लिए फिर से हम लोग लागू करेंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लेकर कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले पर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण की योजनाएं चल रही थी
उनको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित रहे और लोगों को महसूस हो कि उनकी हम इसको आगे बढ़ाएंगे। बहुत बड़ी बात यह है कि ये सरकार का पहला और सबसे महत्वपूर्ण फैसला है उत्तर प्रदेश की 15 करोड़ जनता के लिए, जिसमें 3,270 करोड़ रुपए खर्च करके जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से जो निःशुल्क राशन दिया जा रहा था उसे आगे जारी रखा जाए। कैबिनेट बैठक में गरीबों को मुफ्त राशन की अवधि 3 महीने तक और बढ़ाए जाने पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि गरीबों की योगी सरकार ने चिंता की है और यही वजह है कि जनता ने एक बार फिर से भाजपा सरकार को मौका दिया है। निश्चित रूप से मुफ्त राशन देना, गरीबों की चिंता करना, जो कल्याणकारी योजनाएं थी उसे धरातल पर उन्होंने दिया था, उसे जनता ने समर्थन किया, विश्वास किया, फिर से मोहर लगाया, उसे और सुदृढ़ कर दिया आज महाराज जी ने। उसे 3 महीने तो कोविड काल में महीने में 2 बार राशन दिया, वो नहीं दिखाई देता है आपको। पिछली सरकारों ने जिन्होंने राशन छीन लिया था, भ्रष्टाचार के शिकार हुए थे, आज के दिन में उस योजना से जनता खुश है और उस योजना से जनता की गरीब है उसे मुफ्त में राशन मिल रहा। वहीं फ्री राशन की योजना बढ़ाने का मंत्री अनिल राजभर ने स्वागत किया। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने जो वादा किया है वो सरकार ने पूरा किया। आगे की योजना जानना चाहेंगे और जो चैलेंज अब किस तरह का। देखिए, कल हम सब लोगों के नेता और देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने एक टास्क दिया है और लक्ष्य स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है कि उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 प्रदेश बनाना है। तो योगी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हम सब लोगों ने मिलकर ये संकल्प लिया है कि जो पूज्य मोदी जी का सपना है, हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी का सपना है, उसको किसी भी सूरत में हमें साकार करना है और उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 प्रदेश बनाना है। चैलेंज बड़ा था मंत्री जी, और एक तरफ जीत, दूसरी तरफ फिर से मंत्री पद, और तीसरी ओर अगर बात करें तो ये उत्साह। तो अब क्या उम्मीद क्या करे, जनता क्या करे, मुद्दे कौन से? मुद्दे विकास का, सिर्फ और सिर्फ विकास का। जो मूल मंत्र दिया मोदी जी ने, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास का, तो उसी पर हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। अभी आज देखिए, हम तो अपने मुख्यमंत्री जी का बड़ा स्वागत करना चाहते हैं कि 15 करोड़ गरीबों को जो हम मुफ्त में राशन दे रहे थे, उस योजना को 3 महीना हम लोगों ने और आगे आज बढ़ा दिया है। योगी जी की कैबिनेट ने आज उस पर मुहर लगाई है। तो ऐसे ही ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, ये पूरी तरीके से गरीबों के लिए समर्पित है, नौजवानों के लिए समर्पित है, किसानों के लिए समर्पित है और पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं हम किसी भी सूरत में उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 प्रदेश बनाना है, सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था वाला प्रदेश बनाना है, सबसे बड़ी इकोनॉमी का प्रदेश बनाना है। तो यूपी को नंबर 1 बनाना है और सुविधाओं के साथ जनता की मदद के लिए आगे आना है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा। उत्तर प्रदेश में दूसरी बार योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद से लगातार भाजपा कार्यकर्ता और समर्थकों का जश्न जारी है। इस जश्न में बुलडोजर का भी खूब इस्तेमाल हो रहा है, जिसने यूपी चुनाव के दौरान खूब सुर्खियां भी बटोरी थी। आज जालौन में भी योगी सरकार बनने पर भाजपा समर्थकों ने बुलडोजर पर चढ़कर जश्न मनाया। इस दौरान बुलडोजरों पर युवकों के अलावा औरतें और बच्चे भी बुलडोजर के बकेट में चढ़े हुए नजर आए और बकेट हवा में कभी ऊपर की तरफ तो कभी नीचे की तरफ होता रहा, जिसके चलते बच्चे और महिलाएं बुलडोजर से गिर भी सकते थे। लेकिन जश्न के उत्साह में लोग ये भी भूल गए कि उनका ये जोश कई लोगों की जान के लिए बड़ा जोखिम साबित हो सकता है। और अभी देखिए 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। जश्न की हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बुलडोजर पर लोग चढ़े हुए हैं, महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन जश्न के दौरान लोग अपनी जान भी जोखिम में डाल रहे हैं।